Good evening, dear students. Now, welcome to our class. Today, once again, we are back with our discussion on one of our DEC topics, one of our DSE topics, and that is the feminist debate on sex work and prostitution. If you remember, I have already provided you a note through your email. That is the note on sex work. Okay. If you look at the syllabus of your DSE paper, you will find that the paper on gender and politics constitutes a chapter on sex work, which is included in the module 2 of your paper on gender and politics. So today I am here to discuss this particular topic. Previously, I have dealt with you the role of women in a family, the role of women within the state, and finally within a particular community. I have discussed with you all the aspects of feminine roles in the institutions of family, community, and the state. Now, there is one particular role of women which is very much debatable, which is very much discussed, and regarding which there are a lot of conceptions as well as misconceptions. So today I shall be taking up that very controversial aspect of women's role, and that is the role of women as sex workers. Okay, you must have heard about the term prostitute. You know who prostitutes are. द सेक्स वर्कर्स, जिन लोगों का काम होता है अपनी बॉडी को एक कमोडिटी के हिसाब से मार्केट में बेचकर पैसा रोज़गार करना और ज़िंदगी गुजारना, उन औरतों को हम प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं। ऐसी बात नहीं कि प्रोस्टिट्यूशन सिर्फ औरतों का ही प्रोफेशन है। प्रोस्टिट्यूशन कभी कभी मर्दों का भी प्रोफेशन होता है। काफ़ी मर्द भी प्रोस्टिट्यूशन को अपना ज़िंदगी गुजारने का तरीका के हिसाब से अपना लेते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में ही बात करेंगे, राइट। तो हु आर प्रोस्टिट्यूट्स? द वीमेन हु यूटिलाइज देयर सेक्स इंस्टिंक्ट टू अर्न अ लाइवलीहुड, राइट। तो जब भी हम सेक्स वर्क की बात करेंगे, हम प्रोस्टिट्यूट्स यानी सेक्स वर्कर्स को लेकर बात करेंगे। तो देखिए, आपका नोट जो है, जिसका हेडिंग है फेमिनिस्ट डिबेट्स ऑन सेक्स वर्क एंड प्रोस्टिट्यूशन, तो इस नोट का जो सेंट्रल थीम है, the main point, the central point of this particular chapter is that prostitution को देखने का जो तरीका, जो नज़रिया, वो वक्त के साथ साथ काफ़ी चेंज हुआ है। और फेमिनिज़म पर जितने भी थियोरीज़ है, उन सब थियोरीज़ ने प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर काफ़ी बहस यानी डिबेट्स किए हैं, और उनके रोल को, वीमेन का ये जो सेक्स रोल है, उसको कई तरह की नज़रिया से देखने की और एनालाइज करने की कोशिश किए हैं। तो देखिए, प्रोस्टिट्यूशन बिकेम एन ideological एंड पॉलिटिकल टारगेट ऑफ द अर्ली वेव फेमिनिस्ट्स who sought to address the inequalities of a patriarchal culture which disadvantaged women in all areas of public and private life. तो फेमिनिज़म शुरू ही होती है उस पॉइंट से जहाँ पे मान लिया जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन पैट्रियार्कल सोसाइटी की एक खासियत है। आप सब जानते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी किस तरह का सोसाइटी है। वो सोसाइटी जिसमें मेल फोक द्वारा वीमेन फोक को डोमिनेट किया जाता है।
और जहाँ मेन और वीमेन में इक्वल राइट्स का कोई दर्जा नहीं होता है। हमेशा मर्दों का राइट्स औरत की राइट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो फेमिनिस्ट थिंकर्स का ये मानना है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूशन एक कॉमन बात है और इस बात की गवाह है कि औरतों को मर्दों की प्लेजर यानी उनकी एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मर्द और औरत इन दोनों में कभी भी एक समान अधिकार स्थापित नहीं होती है। कहाँ? उन सोसाइटी में जो सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करता है। The early Western feminist theorizing on prostitution looked upon the place of the female body as a female object. तो देखिए, पश्चिमी देशों में यानी कि अमेरिका और यूरोप में शुरू से ही एक टेंडेंसी था, एक प्रैक्टिस था कि औरत के शरीर को एक ऑब्जेक्ट, एक कमोडिटी की तरह देखना, कि औरत का शरीर क्या है? एक कमोडिटी जिसको बाज़ार में बेचा जा सकता है, जिसके बदले में कुछ पैसा इनकम हो सकता है। The 1970s saw a further turn as the social construction of gender became the latest lens through which women's position in the society and culture could be understood. तो माना जाता है कि ये जो 1970 की सदी है, इसमें जेंडर रोल्स जो है उसका कुछ सोशल कंस्ट्रक्शन हुआ, यानी कि जिस ट्रेडिशनल नज़रिया से हम जेंडर को देखते थे उस नज़रिया में काफ़ी बदलाव आया और वीमेन का जो सेक्स रोल उसको एक डिफरेंट नज़रिया से देखने की कोशिश किया गया। तो ये जो जेंडर की बात होती है कि फीमेल, फेमिनाइन जेंडर, मेल जेंडर, इनको नए सिरे से सोशली और कुछ नई तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश किया गया। A critique of the differences between sex and gender was strengthened by feminisms of difference such as women of color, lesbians and women in the sex industry. तो देखिए, सेक्स और जेंडर के बीच जो बेसिक डिफरेंस होता है उस पर एम्फसिस किया गया इन्हीं 1970s की सदियों में। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर? जब हम जेंडर बोलते हैं दैट मीन्स हम लोग एक सोशल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसमें मेल जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, ये दो अलग अलग सोशल रोल्स निभाते हैं। और जब हम सेक्स की बात करते हैं तो एक्चुअली हम लोग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ एक फीमेल सेक्स या फेमिनाइन सेक्स का मतलब है एक औरत और मैस्कुलिन सेक्स मतलब मर्द। तो ये टोटली बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाता हमारे ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य शरीर से है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, तो आपका जवाब क्या होगा? यही कि सेक्स एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हमारी शरीर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन जेंडर एक सोशल कॉन्सेप्ट है। मर्द और औरत का सोशल रोल्स के बारे में हाईलाइट करने के लिए हम ये टर्म जेंडर इस्तेमाल करते हैं। The critique of the essentialist position of the reproductive female role promoted a view that minimizes the difference between the sexes. तो 1970 से एक्चुअली एक प्रैक्टिस शुरू हुआ जिसमें वीमेन की रिप्रोडक्टिव जो रोल यानी
एक ऐसा रोल जो सिर्फ वीमेन ही निभा सकता है, मेन नहीं निभाता है। उसका रिप्रोडक्शन, बच्चा पैदा करने का ये जो रोल, इसको एक अलग ही नज़रिया से देखा गया। तो वीमेन की बॉडी, उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इन सब का एक कोमोडिफिकेशन हो गया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? जो पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल इशू था। औरत होने के नाते एक औरत के शरीर का सिस्टम ही कुछ ऐसा है जिससे उसके पास बच्चा रिप्रोड्यूस करने का पावर है। दैट इज समथिंग नेचुरल, बायोलॉजिकल। लेकिन जब इस बायोलॉजिकल पावर को इस्तेमाल करके मार्केट में बेचने और खरीदने वाली एक सामान या कमोडिटी में इसको बदला गया, तब ये एक पूरी तरह से बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बन गया, एक मार्केटेबल कॉन्सेप्ट। और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है कैपिटलिस्ट सिस्टम। ओके, तो वीमेन की जो नेचुरल और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो उसकी सेक्स यानी कि उसकी सेक्सुअल अर्ज से पैदा होती है, इसका एक कोमोडिफिकेशन हुआ, इसका एक मार्केट वैल्यू फिक्स कर दिया गया और कैपिटलिज्म ने इसको लेकर एक बड़ा सा इंडस्ट्री खोल दिया जिसको हम लोग कहते हैं सेक्स इंडस्ट्री। तो व्हाट इज एक्चुअली सेक्स इंडस्ट्री? दैट इंडस्ट्री वेयर सेक्स इज यूज्ड एज अ कमोडिटी फॉर सेल एंड परचेस। तो 1970s से वेस्टर्न सोसाइटीज़ में यानी कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में ये सिलसिला शुरू हुआ। This allows a new perspective on how bodies can be viewed and disassociated from biology। तो जैसे कि मैंने कहा, एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को एक मार्केटेबल कॉन्सेप्ट बना दिया गया। तो सेक्स, रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटी, ये सब बायोलॉजिकल है, एक वुमन के शरीर का नेचुरल कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन इन सब को धीरे धीरे मार्केट में मार्केटेबल कमोडिटी बना दिया गया। It is within these wider feminist discussions that theorizing about prostitution also shifted। तो यहाँ से prostitution का थियोरी का एक नया दिशा, एक नया डायमेंशन ओपन हुआ। Bell examined how the othering of the prostitute body was evident in the discursive construction of the prostitute across a spectrum of historical periods and information sources from Plato to feminism and media portraits। तो prostitution ये प्रैक्टिस बहुत पुराने ज़माने से ही समाज में प्रेजेंट था। प्लेटो और एरिस्टोटल की प्राचीन ग्रीक ज़माने से लेकर आज तक ये प्रैक्टिस चल रहा है, लेकिन इसमें इसकी नज़रिया में, इसको देखने की और जांचने की जो तरीका है उसमें चेंज आया है। This has been done by contrasting the failed prostitute body with some primary image of female perfection। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? फेल्ड प्रोस्टिट्यूट बॉडी, जब भी एक औरत को एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बॉडी को फेल्ड बॉडी बताया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब ना ही किसी के घर में किसी की पत्नी या किसी के माँ बनने की काबिल रही, वो सिर्फ अपने शरीर को बाज़ार में बेचने के लिए, इस रोल के लिए ही फिक्स हो गई। तो वो इसलिए फेल्ड हो गई क्योंकि उसको कभी फैमिली लाइफ नसीब नहीं होगी। तो ऐसे फेल्ड बॉडी को लेकर काफ़ी थियोरीज पैदा हुए। ओके, तो इन थियोरीज को गुड और बैड, हेल्दी और डिजीज, एजेंट और विक्टिम, कुछ ऐसे
कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? हर किसी इंडस्ट्री का आप देखिएगा कि दो तरह का, दो डायमेंशंस, दो एस्पेक्ट्स होता है। एक उसका अच्छा और दूसरा उसका बुरा। एक उस इंडस्ट्री का हेल्दी यानी कि जो अच्छे गुण हैं, और दूसरा उसका डिजीज्ड यानी कि जो उसकी बुरे एस्पेक्ट्स है। तो इस तरह प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स इंडस्ट्री की भी कुछ एस्पेक्ट सबके सामने नज़र आने लगा। ओके, तो गुड एंड बैड। एक प्रोस्टिट्यूट किस हिसाब से गुड है कि उसको सोसाइटी में मर्द के एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसको सोसाइटी में एक मार्केटेबल कमोडिटी बनाकर उस हिसाब से इसका वैल्यू क्रिएट किया जा सकता है। तो इस हिसाब से प्रोस्टिट्यूट इज़ गुड। और दूसरे एस्पेक्ट से प्रोस्टिट्यूट इज़ बैड। क्यों? क्योंकि प्रोस्टिट्यूट मतलब एक औरत फेल हो चुका। अकॉर्डिंग टू पैट्रियार्कल नॉर्म्स, एक औरत आइडियल औरत कब होगी? जब वो किसी की पत्नी बनेगी, किसी एक मर्द की ही होकर सारी जिंदगी भर रहेगी, बच्चों की माँ बनेगी और फैमिली का दायित्व निभाएगी। लेकिन जैसे ही वो औरत प्रोस्टिट्यूट बन रही है तो उसका ये जो फेमिनाइन रोल्स है, माँ का रोल, वाइफ का रोल, ये सब जैसे फेल हो रहा है। तो नेचुरली सेक्स इंडस्ट्री में प्रोस्टिट्यूट इज गुड एज वेल एज बैड। फिर एजेंट एंड विक्टिम। एजेंट क्यों? क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन का एजेंसी करके काफ़ी लोग पैसा कमाते हैं, और ठीक उसी तरह प्रोस्टिट्यूशन इस प्रैक्टिस की विक्टिम बनकर काफ़ी औरत की ज़िंदगी भी बर्बाद होती है, इन द सेंस कि वो ट्रेडिशनल जो आइडियल फेमिनिन रोल है उस रोल को नहीं निभा पाती है। और हेल्दी और डिजीज्ड, तो हेल्दी लाइफ किसको बोलेंगे? जब एक औरत ट्रेडिशनल और आइडियल फेमिनाइन रोल को प्ले कर पाएगी, एक माँ की रोल, एक पत्नी की रोल, ऐसे रोल को जब वो प्ले कर पाएगी तब वो हेल्दी है। और जब ऐसा रोल वो प्ले नहीं कर पाती है, जब कई सारे मर्दों के एंटरटेनमेंट का ऑब्जेक्ट बनकर उसे जीना पड़ता है, सो दैट इज़ अ डिजीज्ड एस्पेक्ट ऑफ अ वुमन। तो बेल ने क्या नोट किया? दैट द प्रोस्टिट्यूट बॉडी वॉज प्रोड्यूस्ड एज एन आइडेंटिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन एज अ डिवाइन सेक्सुअलिटी। तो डिवाइन सेक्सुअलिटी का मतलब क्या है? जो सेक्सुअलिटी आइडियल फेमिनाइन नॉर्म के ऑपोजिट है। तो आइडियल फेमिनाइन नॉर्म क्या है? कि एक औरत सिर्फ एक ही मर्द के साथ सारा जिंदगी भर सेक्सुअल रिलेशनशिप में बंधी रहेगी। वो जिसके साथ शादी करेगी उसी आदमी के साथ उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप जिंदगी भर चलता रहेगा। दैट इज एन आइडियल सेक्सुअलिटी। एंड व्हाट इज अ डिवाइन सेक्सुअलिटी? एक औरत कई सारे मर्दों के साथ सेक्सुअल रिलेशन रख रही है पैसा कमाने के लिए, सो दैट इज डिवाइन सेक्सुअलिटी, मतलब जो आइडियल या आदर्श सेक्सुअल बिहेवियर नहीं है। दिस इज वेरी एविडेंट इन द मेडिकल एंड लीगल डिस्कोर्सेस amongst popular text in the 1990s। तो कुछ ऑथर ने, कुछ रिसर्चर्स ने, कुछ साइकोलॉजिकल थिंकर्स ने कुछ किताबें और टेक्स्ट लिखा इस डिवाइन सेक्सुअलिटी के ऊपर, जिनमें से यहाँ पर हैवलॉक का नाम लिया जा रहा है, फ्रॉयड यानी कि मशहूर जर्मन साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड का नाम लिया जा रहा है, विलियम एक्टन की बात हो रही है। तो इन सब व्यक्तियों का टेक्स्ट को पढ़ने के और एनालाइज करने के बाद बेल इस कंक्लूशन तक पहुँचे कि
The prostitute body was produced as a negative identity by the bourgeois subject, an empty symbol filled from the outside with the debris of the modern body politic, assigned to women to sublimate their libidinal body in their reproductive body. तो देखिए यहाँ पर कैपिटलिज्म और बूर्जुआ समाज व्यवस्था को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस डिवाइन सेक्सुअलिटी की कॉज के हिसाब से। तो औरत की एक बायोलॉजिकल नेचुरल जो इंस्टिंक्ट, उसको एक मार्केटेबल और इंडस्ट्रियल इंस्टिंक्ट बनाने के पीछे जिम्मेदार कौन है? द कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड द बूर्जुआ क्लास। बूर्जुआ क्लास यानी कैपिटलिस्ट क्लास को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ मुनाफा चाहिए, और इस प्रॉफिट को हासिल करने के लिए वो किसी भी तरह की कमोडिटी को बेचने के लिए तैयार है। जिस किसी कमोडिटी को बेचने से बूर्जुआ क्लास को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नसीब होगा, उस कमोडिटी को ही वो बाज़ार में बेचने के लिए राज़ी है। तो जब इस पर्टिकुलर क्लास यानी बूर्जुआ क्लास ने देखा कि फेमिनाइन बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको बेचकर भी बाजार में पैसा कमाया जा सकता है, उसी दिन से ब्रॉथेल्स बनना शुरू हो गया, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए घर बनना शुरू हो गया, और काफ़ी एजेंट्स भी आ गए जो प्रोस्टिट्यूशन की इस बिजनेस में शामिल होकर काफ़ी पैसा कमाने लगा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, देखिए, औरत की जो लिबिडिनल बॉडी है उसको सब्लिमेट कर दिया गया उसकी रिप्रोडक्टिव बॉडी। तो लिबिडिनल बॉडी का मतलब क्या? एक औरत का सेक्स करने का जो इच्छा, उसको कहा जाता है उसका लिबिडिनल इंस्टिंक्ट। तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब बच्चा पैदा करने का ताकत, और लिबिडिनल इंस्टिंक्ट मतलब सेक्स करने का अर्ज। तो इस सेक्सुअल अर्ज को रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी के साथ एक साथ मर्ज कर दिया गया और सेक्स को एक बाजारू कमोडिटी के तौर पे लॉन्च कर दिया गया, जिससे बूर्जुआजी क्लास को काफ़ी प्रॉफिट होने लगा। In short, Bell states that the enduring image of the failed prostitute body is a symbol and signal to all other women in the society to act up to the reproductive sex role of the female and to suppress other forms of desire. तो क्या हुआ? जैसे जैसे कैपिटलिज्म का एडवांस होता गया, फीमेल बॉडी का कॉमोडिफिकेशन होता रहा, तब उसकी सेक्सुअल रोल को ही बाकी दूसरे सभी रोल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस और महत्व देना शुरू हो गया। There was a continuation of the othering of the prostitute body beyond male writers, commentators and decision makers in the second wave of feminism in the 1980s. तो 1980s से काफ़ी सारे राइटर्स ने, कमेंटेटर्स ने और पॉलिसी मेकर्स ने प्रोस्टिट्यूशन को एक अलग नज़रिया से देखना शुरू किया। तो इन सेकेंड वेव फेमिनिस्ट्स यानी 1980s के सदी की फेमिनिस्ट्स ने प्रोस्टिट्यूशन को किस नज़र से देखा? The second wave of feminists looked at prostitution in relation to wider gender relations in the society. तो सोसाइटी में wider gender relations यानी कि मर्द की और औरत की एक दूसरे किस्म के रोल, एक दूसरे किस्म के भूमिका उस नज़र से जांचने की कोशिश किया।
In particular, the oppressive institutions that existed, which ultimately gave men control over women. तो प्रोस्टिट्यूशन को देखा गया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन के हिसाब से जिस इंस्टीट्यूशन को मेल फोक ने ही तैयार किया है औरत के शरीर को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ओके, तो 1980s से फेमिनिज्म ने प्रोस्टिट्यूशन को इस नज़रिया से देखना शुरू कर दिया कि ये समाज के पुरुष कम्युनिटी के द्वारा ही बनाए गए एक इंस्टीट्यूशन है ताकि फीमेल बॉडी को एक्सप्लॉइट किया जा सके। पेटमैन wrote in The Sexual Contract, उनके किताब का नाम है The Sexual Contract। वो क्या लिख रहे हैं? That marriage contract was fundamental to patriarchy as it was a socially acceptable way that men could get access to women's bodies। तो पेटमैन इस हद तक जा रहे हैं कि वो मैरिज की जो इंस्टीट्यूशन है उसे कॉन्ट्रैक्ट की नज़र से देख रहा है कि शादी ब्याह निकाह एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक मर्द को लाइसेंस देता है एक औरत की शरीर के साथ खेलने के लिए, एक औरत की शरीर को भोगने के लिए, एंजॉय करने के लिए। मैरिज एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करता है, लेकिन मैरिज चाहे कितना भी लीगल क्यों ना हो, ये भी एक ज़रिया है जिसके ज़रिए मर्द एक औरत की शरीर को इस्तेमाल करने का लाइसेंस प्राप्त कर लेता है। Pateman saw that prostitution was an extension in this form of oppression and that the institution of prostitution gave men privileged access to purchase the sexual acts of women। तो पेटमैन ने कहा कि जैसा मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है वीमेन की शरीर पर अपना अधिकार जमाने के लिए, ठीक उसी तरह प्रोस्टिट्यूशन भी एक इंस्टीट्यूशन बन गई जिससे एक मर्द कुछ चंद पैसा देकर एक औरत के शरीर को इस्तेमाल करने का अधिकार को प्राप्त कर लिया। Pateman states prostitution is an integral part of patriarchal capitalism। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी ऊपर से पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो अगर पैट्रियार्की और कैपिटलिज्म दोनों एक साथ समाज में है तो उस समाज में प्रोस्टिट्यूशन एक इनएविटेबल यानी कि एक निश्चित रूप में इंस्टीट्यूशन बनकर रहेगा। Men can buy sexual access to women's bodies in the capitalist market। तो प्रोस्टिट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन बन जाता है जिसके ज़रिए मेन इजीली वीमेन की सेक्स और उसकी शरीर को पैसा देकर बाजार से खरीद सकता है। पेटमैन goes further by stating what she terms the contractarian perspective on prostitution, that the prostitution contract is a free exchange between a prostitute and a customer and that it can be considered a trade। तो प्रोस्टिट्यूशन को पेटमैन एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट या कमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट की नज़र से देख रहे हैं जिनमें एक प्रोस्टिट्यूट यानी वो वुमन जो पैसों के लिए अपने शरीर को बेचने के लिए तैयार है और वो मर्द जो इस औरत की शरीर को एंजॉय करना चाहता है, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें वो मर्द कुछ पैसा देकर उस औरत की शरीर को खरीद लेती है, उसकी सेक्स का इस्तेमाल करता है। पेटमैन then goes on to contest this argument by relying on a traditional Marxist perspective that condemns capitalism for the status and position of wage laborers। तो मार्क्स ने बहुत पहले से ही
प्रोस्टिट्यूशन को कैपिटलिज्म का वन ऑफ द इविल एस्पेक्ट्स मानकर निंदा किया था कि जैसे कैपिटलिज्म दूसरे सभी वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक उसी तरह औरत के शरीर को भी एक्सप्लॉइट करना कैपिटलिज्म ने सिखाया। तो पेटमैन ने भी मार्क्सिज्म की इसी बात को समर्थन